हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिनको एग्ज़ाम देना होता है तो एग्ज़ाम की डेट, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वो पहले से ही चेक करके देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपका 6 सितंबर का एग्ज़ाम है, डेट आ चुकी है। फिर आपको फॉर्म फिल करने की डेट भी पता ही होगी, 11 से स्टार्ट हो गए हैं, 11 मई से, और 10 जून तक आपकी डेट रहने वाली है, लास्ट डेट। 10 जून तक आपके फॉर्म फिल होंगे और 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर भरने जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हो गए तो 5 को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि 2 ये डेट हैं एग्ज़ाम की होने की संभावना, यानी कि 6 तो आपका परमानेंट है, सेट कर दिया है कि भाई 6 को एग्ज़ाम होगा, 6 सितंबर को। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 को भी हो सकता है, यानी कि आपका 5 का भी हो सकता है अगर ज़्यादा हो तो। तो 1 दिन का आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 दिन में आप कितनी ही तैयारी कर लोगे। अगर 6 का और 5 का हो जाएगा तो जैसी तैयारी आपने पहले से कर रखी है वैसी ही आप उसमें एग्ज़ाम में जाओगे और दे करके आओगे एग्ज़ाम। तो ये बातें छोड़ करके हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं सीटेट की। हम करने वाले हैं सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो पीवाईक्यू बनते हैं वो भी करेंगे। यानी कि हर चैप्टर के लास्ट में जितने भी पीवाईक्यू होंगे 10 से 15 क्वेश्चन, उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ, ताकि आपको पता चले कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले पूछे गए हैं। और सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और इतने लेंथी होते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़कर चले गए, और वहाँ पे क्या होता है, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो बार बार। जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन वगैरह डाल भी दूंगी, पीवाईक्यू विदाउट आंसर की जो पीडीएफ वगैरह भी डाल दूंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर करके देखना उनसे, और फिर कमेंट में बता देना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने टाइम में आपने चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप वहाँ पे टाइम मैनेज कर पाओगे, वरना इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं कि एक पेज पे पूरा एक क्वेश्चन आता भी नहीं है। सेकंड वहाँ पे पढ़ोगे, फिर पलट पलट के आप ये सारी चीज़ें करते हो तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आते हुए क्वेश्चन भी आपको छोड़ने पड़ जाते हैं। फिर रही बात कि आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है सीटेट की। एचटेट की सीरीज चल ही रही है। मैराथन आज पॉलिटी की जो है कंप्लीट हो जाएगी, और फिर बचेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, इसकी 2 क्लास बनेंगी, 2 मैराथन बनेंगी इकोनॉमी की। एचटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। सीटेट की जो क्लास आएंगी वो एचटेट वालों को भी देखनी है, क्योंकि उनकी भी 6 to 8 की एनसीईआरटी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 6 to 8 के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उनको 6 to 8 भी करनी है। और सीटेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एचटेट की कोई भी क्लास नहीं देखनी है, क्योंकि उनकी सिर्फ 6 से 8 तक की क्लासेज पूछी जाती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता बाहर से। तो इनको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। सीटेट वाले स्टूडेंट्स को सारी पीवाईक्यू करने हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। साथ में आपकी ये एनसीईआरटी से भी करनी है, यानी कि जो बुक से एनसीईआरटी में करवाऊंगी वो आपको जरूर करनी है। कहीं से भी नोट्स वगैरह आपके पास में ऑलरेडी होंगे, या फिर बुक से आप खुद पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो अच्छी बात है। लेकिन बुक में से आप जरूर करना, क्योंकि बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं यहाँ लास्ट नीचे। उनमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं जो कि नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी, कहीं से भी आप नोट्स लेते हो तो। और वहाँ पे क्या होता है ना, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में से पढ़ने का ही फायदा होगा। और वैसे भी 6 to 8 की एनसीईआरटी इतनी लेंथी नहीं होती है, ना ही इतनी हार्ड होती है। इजीली बुक की जो लैंग्वेज होती है ईजी होती है, वो समझ में आ जाती है। तो हमने जो है चैप्टर 4 तक, क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 5 से ही कंटिन्यू करेंगे, और डेली आपको शाम को 6 यानी कि 6 बजे आपको क्लास मिलेगी सीटेट की। और जो एचटेट की क्लास होगी वो रात को 8 बजे मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और इसके लास्ट में आपको यहाँ से पीवाईक्यू पूछे गए हैं जितने भी इस चैप्टर में से, वो आपको मिल जाएंगे लास्ट में। प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर होगा इसके बारे में हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि छोटे छोटे गणराज्य थे, वज्जी हो गया, गण हो गया, संघ हो गया, इनको जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो किस प्रकार से बनने स्टार्ट हुए थे। जो श्रेणी आती है, अश्वमेध यज्ञ आता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन को मिस नहीं करना है। सबसे पहले कि कुछ लोग जो थे वो शासक बने, तो ये स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, राजा बनने की स्टार्टिंग, शासक बनने की स्टार्टिंग।
तो यहाँ पे जो राजा बने थे 50 वर्ष पहले, हम अपने शासकों का चुनाव यानी मतदान के जरिए चुनाव करते थे, तब वो राजा बनते थे। लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो शासक किस प्रकार से बनते थे, तो हमने ये चैप्टर 4 में ही पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, कुछ राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ चेंज दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा राजा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था, तो यज्ञ के द्वारा राजा किस प्रकार से बनते थे, यज्ञ क्यों प्रतिष्ठित यानी कि राजा के रूप में क्यों प्रतिष्ठित हो गए थे। सबसे पहले है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ। सबसे पहले है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, तो एक ऐसा आयोजन होता था अश्वमेध यज्ञ का कि इसमें घोड़े को, एक घोड़ा होता था राजा का, राजा के जो लोग होते थे यानी कि सेना होती थी, सेनापति होते थे, वहां पे सभी देख रेख में, इनकी देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए उसको छोड़ देते थे। और इसी घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोक लिया तो उसको वहां पे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। अगर घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब है कि जो यज्ञ करने वाला राजा है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसने रोक लिया, इसका मतलब है कि उसको युद्ध करना होगा, वो नहीं चाहता, वो झुकता नहीं है। तो रोकने वाले को ऐसा मानते थे कि उसने हार नहीं मानी है, वो लड़ाई करेगा, तभी अगर हार गया तो हार मान लेगा, नहीं तो वो यज्ञ करेगा। तो ये चीजें होती थी कि इसका मतलब ये होता, अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब था कि ये स्वमेध करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो भी घोड़े को जाने दिया जाता था तो उनको क्या करते थे, यज्ञ में आमंत्रित करते थे, इनविटेशन दिया जाता था। और ये यज्ञ जो होता था विशिष्ट पुरोहित ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार यानी कि उनके गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली मानते थे उसको। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेकर के आते थे। उसके बाद में है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता, सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान किसका होता था, राजा का। उसको सिंहासन पे या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पे बिठाते थे। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। और यज्ञ के अवसर पे वो राजा क्या करते थे, विजय या फिर उनके गुण गुण जो होते थे, गुणों का गान करते थे कि राजा ने ये चीजें हैं, इनकी अच्छाई क्या है, इनके गुण क्या हैं, इन्होंने ये जीत हासिल की है, इस युद्ध में जीत हासिल की, ये सारी चीजें गुणगान किया जाता था। राजा के जो सगे संबंधी जो रिश्तेदार होते थे, खास करके उनकी रानी और जो उनके पुत्र होते थे, उनके उनके द्वारा भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। परिवार के जो सगे संबंधी या फिर रानी और पुत्र, ये लाइन पूछी जाएगी, उनके द्वारा भी छोटे अनुष्ठान किए जाते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजा थे, उनका काम था सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। राजा के ऊपर पुरोहित जो थे वो पवित्र जल का छिड़काव करते, इसके साथ साथ कई अनुष्ठान भी करवाते। विश्व और वैश्य जैसे जो सामान्य लोग थे वो उपहार लेकर के आते थे, जिनको पुरोहित शूद्र मानते थे, और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। यानी कि विश्व या फिर वैश्य जिनको शूद्र मानते थे पुरोहित, और इन्होंने कई श्रेणियों में वर्णों के बारे में भी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें उनको कई अनुष्ठान ऐसे भी होते थे जहाँ पे उनको आमंत्रित ही नहीं किया जाता था। वर्ण की बात करें तो इस समय उत्तर भारत में खास करके जो गंगा यमुना के क्षेत्र हैं, कई ग्रंथ रचे गए हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद में रचने वाले रचे होने की वजह से इनको उत्तरवेदिक ग्रंथ बोलते हैं, यानी कि ऋग्वेद के बाद में इनकी रचना हुई है, इसलिए इनका नाम उत्तरवेदी ग्रंथ है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां इनमें बताई गई हैं। उनके सामाजिक जो नियम बनाए गए थे उनके बारे में भी बताया है। और फिर उस नियमों में क्या चीजें बताई थी कि समाज जो था वो समूहों में बटा हुआ था, ग्रुप्स में बटा था। और पुरोहित पहला ग्रुप हो गया पुरोहित का, योद्धा का, कृषक का, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग सभी शामिल थे। लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। जहाँ पे कुछ पुरोहित होते या फिर योद्धा वैभवशाली थे, वहीं पे कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी तरफ पशुपालक भी थे, शिल्पकार भी थे, श्रमिक भी थे, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले भी थे। साथ ही पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में विभाजित किया? 4 वर्गों में, जिनको वर्ण कहते थे। तो कितने वर्णों में या कितने वर्गों में विभाजित किया और किसने विभाजित किया? पुरोहितों ने किया था। 4 वर्गों में, इनको वर्ण कहते थे। उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिया, यानी कि 4 भागों में बांट दिया
और फिर इनको चारों के अलग अलग काम दे दिए कि भाई ब्राह्मण का ये काम हो जाएगा, उसके बाद में ब्राह्मणों का काम दे दिया कि वेदों का अध्ययन करेंगे या फिर अध्यापन करवाएंगे, फिर यज्ञ करना, और इनके लिए उपहार जो है उन्हें उपहार मिलते थे ये सारे कार्य करने के बदले में। दूसरे स्थान पे शासकों को रख दिया जिनको क्षत्रिय कहा गया। फिर इनका क्या काम था, युद्ध करना हो गया, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या फिर वैश्य को रख दिया, इनमें कृषक शामिल हो गए, पशुपालक और व्यापारी शामिल हो गए। फोर्थ नंबर पे क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने के अधिकार दिए गए थे। यहाँ पे ये लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्षत्रिय थे सेकंड स्थान पे और वैश्य थे थर्ड स्थान पे, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त थे। जो वर्ण थे उनमें अंतिम स्थान आता था फोर्थ नंबर पे शूद्र का। इनका काम अन्य जो तीन वर्ण थे उनकी सेवा करना था, और इनको कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, इसमें कोई भी इनको अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही मानते थे। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन अध्यापन की कोई भी अधिकार नहीं था कि वो वेदों का अध्ययन कर सकें। तो महिलाओं को और शूद्रों को किसी को भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति उस टाइम पे नहीं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका एक। फिर है यहाँ पे नीचे, पुरोहितों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पे होता था। जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे उनको वर्णों में निर्धारित कर दिया कि ब्राह्मण के घर पे अगर जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के घर पे कोई संतान होती है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही शूद्र माना जाएगा। तो यहाँ पे ब्राह्मणों ने माता पिता की संतान ब्राह्मणी होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया था, और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार भी थे, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शव का दफनाने या फिर जलाने का काम करते, और लोग इनका संपर्क को अपवित्र मानते थे कि भी इनके संपर्क में नहीं आना वरना हम भी अपवित्र हो जाएंगे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा क्या बोलते थे, पुरोहितों से भी श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पे जो वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे कि भाई जो जिसने जन्म लिया है उसको वर्ण के अकॉर्डिंग मानना सही नहीं है, अगर उनकी काबिलियत देखो फिर उनको वर्णों में विभाजित करो। तो जन्म के आधार पे बांटा उसको सही नहीं माना। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव करना उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार जो होगा वो सभी को मिलना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाके थे वहां पे सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। यहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव बहुत जो है सीमित था। तो यहाँ पे पुरोहितों के बारे में बता दिया कि उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। वर्ण व्यवस्था थी वो पुरोहितों ने विभाजित की, 4 भागों में बांट दिया, चारों के काम डिवाइड कर दिए अलग अलग कि ब्राह्मणों के काम ये होंगे, क्षत्रिय के ये काम होंगे, शूद्र ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा, महिलाएं होंगी और शूद्र होंगी जिनको किसी भी वेदों का अध्ययन वगैरह करने की, अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद में है जनपद। सबसे पहले यहाँ पे फोटो दी गई है और उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है। ये है पात्र जिसको नाम है धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के जो पात्र थे उसमें ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर चिकने होते हैं और शायद इनका प्रयोग खास मौके पे महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए करते होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं जनपद के बारे में। तो महायज्ञों को कराने वाले जो राजा होते थे अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा बनने लगे थे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह है। जगह के अकॉर्डिंग क्या नाम रख दिया, जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी यहाँ पे दिखाई दिए, मैप में आपको मिलेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां उनकी खुदाई की है, और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। यहाँ की खुदाई के दौरान दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर और एटा के पास में क्या मिला, अतरंजी खेड़ा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां हो गई या फिर अन्य जानवर थे उनका पालन करते, गेहूं, चावल और धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते भी थे, यानी कि कृषि भी करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें ये धूसर पात्र हमने किया, कुछ लाल रंग के होते। इन पुरास्त्रों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिनको चित्रित धूसर पात्र के रूप में जानते हैं, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि चित्रित, इनके ऊपर चित्रकारी की गई है। आमतौर पे ये सरल रेखाओं या फिर जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं इनके रूप में दी गई है, यानी कि ये जो रेखाओं के रूप में या आकृतियों के रूप में
यहाँ पे चित्र इनके ऊपर मिलेंगे। फिर आते हैं जनपद के बाद महाजनपद। कुछ जनपद मिलकर के क्या बनाते हैं, महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इनको महाजनपद कहा जाने लगा। और यहाँ पे महाजनपद भी दिखाए गए हैं मैप में, और इसमें महाजनपदों की राजधानी होने लगी। इनकी महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों तरफ में लकड़ी के, ईंट के या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किलेबंदी क्यों करवाई जाती थी, तो ये याद रखना, किलेबंदी लोगों जो अन्य राजा आक्रमण ना करे उनके डर से, डर करके अपनी सुरक्षा के लिए इनके किलेबंदी का निर्माण करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि का जो है दिखावा भी करते थे, कि वो बताते थे कि शक्ति का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पे नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और लाखों की संख्या में ईंटें, पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इनके लिए कई जो है अथक परिश्रम भी किया होगा इनको बनाने के लिए। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ी होगी, बहुत सी चीजों की जो है नीड्स होगी, और वो सारी चीजें मिलने के बाद ही ये सारी चीजें बनी होंगी। फिर बात करते हैं राजा की। तो अब राजा जो थे वो सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर के पूरे साल के लिए काम पे रखते थे। भुगतान संभवतः आहत सिक्के, आहत सिक्के जो कि एक तरह से ऐसे भारत में जो सर्वप्रथम सिक्के जारी हुए थे उनको आहत सिक्के बोला जाता है। आहत सिक्के मतलब इनके ऊपर पिटाई के निशान होते थे, ऐसे लगता था जैसे इनको पीट करके बनाया गया है, तो आहत सिक्के बोला गया था। और इनके रूप में जो है शुरुआत में जो सिपाही थे उनको वेतन दिया जाता था आहत सिक्कों के रूप में। इन सिक्कों के बारे में हम क्लास चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, क्लास 8 नहीं चैप्टर 8 में। फिर यहाँ पे दी गई है एक कौशाम्बी किले की दीवार का चित्र। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मिली है। ईंट की दीवार का एक एग्जाम्पल दिया है। इसके एक भाग का निर्माण कब हुआ था, 2500 साल पहले। और ये दीवार देखो कितनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है। फिर है यहाँ पे कर। कर की बात करें तो महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते, इसलिए उनको प्रचुर संसाधन की जो है आवश्यकता भी होती। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती, यानी कि इनका रखरखाव कौन करते थे, जो कर्मचारी होते थे महाजनपदों में। बड़े बड़े किले बनवाते, फिर सेना भी रखते, और उन सेना को रखने के लिए और ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती। इन सारी चीजों के लिए कर्मचारियों को, यानी कि इन चीजों को मैनेज करने के लिए कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ती। और अंत में महाजनपदों के जो राजा थे लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। स्टार्टिंग में क्या होता था कि यज्ञ होते तो इनको उपहार मिलते थे। एक तो पहले ना बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं होती थी, सेना रखने लगे थे, तो उनके लिए उनको आहत सिक्के यानी कि सिक्कों के रूप में उनकी जो है उनको देते थे, तो उनके लिए भी उनको उपहार वगैरह से उनका काम नहीं चलेगा ना। तो अब उन्होंने नियमित कर लगाने स्टार्ट कर दिए कि उपहार से इनका सारी चीजों का काम ही नहीं चलता, तो उपहार पे निर्भर नहीं रहते थे, अब नियमित रूप से कर लगा दिए थे, कर वसूलने लगे। कर किस तरह से लगाए थे यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले फसलों के ऊपर लगाया गया कर। खेती जो होती थी तो अधिकांश लोग कृषक थे, तो यहाँ पे उपज का 1/6 यानी कि छठा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कर दिया। उसको क्या कहते थे, भाग कहा जाता था, यानी कि 1/6, ये याद रखना, छठा हिस्सा कर के रूप में लेते थे कृषि का, उपज का, और इसको क्या बोलते थे, इसको भाग कहा गया था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगा दिए गए थे, जो प्राय जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, कि उनको वहां पे जाके काम करना होता, जैसे कि एक बुनकर होता, लोहार होता या सुनार होता। राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए। पशुपालकों को जानवरों या फिर उनके जो उत्पाद, दूध वगैरह हो गया, सारी चीजें जो भी जानवरों से मिलती थी उनके रूप में कर देना पड़ता। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और जो आखेटक थे, संग्राहक थे, उनको जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वो राजा को देनी पड़ती। यानी सभी के ऊपर अलग अलग तरीके से कर लगा दिया। उसके बाद में आते हैं आखेटक या फिर जो खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे, तो ये यहाँ पे बता ही दिया है कि जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी वो उनको देते थे राजा को। कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए,
तो बात करें कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहले तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। कठोर जमीनों को भी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोत पाते थे और फसलें अच्छी होने लगी थी, यानी उपज बढ़ गई थी। दूसरी तरफ लोगों ने धान के पौधे का रोपण करना स्टार्ट कर दिया। खेतों में बीज छिड़क के धान उपजाने के बजाय वो धान के पौधे तैयार करके फिर उनको रोपण करते, और ये अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते और इसीलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम भी लगते थे, लेकिन ये काम ज्यादातर दासी या जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे, कामगार, वो करते थे श्रमिक के रूप में। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। यहाँ पे ये याद रखना, गंगा और सोन नदियां कौन कौन सी जो नदियां थी, कहाँ से बहती थी? गंगा और सोन नदियां मगध से होके बहती थी। यहाँ पे यातायात के लिए सही थी, जल वितरण जो है पूरी तरह था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी सही थी। नदियों का इतना फायदा हो रहा था इनको। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाली हाथियों को पकड़ के उनको शिक्षा दी जाती, यानी कि प्रशिक्षित करके सेना के रूप में काम में लेते थे। तो सेना में हाथी शामिल हो गए, दूसरी तरफ नदियां हो गई अच्छी खेती बाड़ी के लिए, कृषि के लिए। फिर यहाँ पे बात करें तो यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ वगैरह बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलने लगी थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा ऐसे की खदानें थी जो औजार वगैरह बनाने के लिए सबसे बढ़िया थी, यानी कि मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो अनुकूल परिस्थितियां थी एकदम से। तो इसी वजह से मगध जो था, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, यानी कि आधुनिक राजगीर की बात हो रही है, तो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी बिहार में राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया गया था। तो मगध की राजधानी स्टार्टिंग में कौन सी थी? राजगृह, और बाद में किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। फिर बात करते हैं 2300 साल पहले। तो मेसोडोनिया का एक राजा है सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था, यानी कि पूरे विश्व पे जीत हासिल करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होकर व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ये व्यास नदी पूछी गई है कि सिकंदर कौन सी नदी तक आकर के रुक गया था, तो ये व्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी कि अपनी सेना को मगध की तरफ भेजना चाहा, तो सारे सिपाहियों ने इंकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल सेना भी है, रथ भी है, हाथियों की बहुत बड़ी सेना भी है। तो इसकी वजह से जो सेना थी सिकंदर की, वो पीछे हट गई थी। ये सारी चीजें देख करके उसके बाद में आते हैं वज्जी। वज्जी जो है गण होंगे, यानी कि जैसे महाजनपद हो गए, जनपद हो गए। तो वज्जी क्या है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही था वज्जी राज्य। इसकी राजधानी थी वैशाली, ये राजधानी याद रखना। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार में है। यहाँ अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्थाएं थी, जिसको हम बोलते थे गण या फिर संघ। अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थी, तो उनको बोलते थे गण या फिर संघ। गण का यहाँ पे मतलब होता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया था, और संघ अर्थात संगठन या फिर एक सभा के रूप में होती थी। गण या संघ में कई शासक होते थे, यानी कि कोई भी एक राजा नहीं होता था कि एक राजा हो गया फिर उसकी प्रजा हो गई, सेना हो गई। तो यहाँ पे कोई भी एक राजा नहीं, बल्कि एक कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ मिलकर के संपन्न करते। सभाओं में बैठ के ये बातचीत, बहस या फिर जो वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि आगे क्या करना है और किस तरह से करना है, योजनाएं भी बनाते। बाद में शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये मिलकर के चर्चाएं करते थे। और स्त्रियां, दास, कमकार इन सभा में हिस्सा नहीं लेती थी। तो जो गण या संघ में जो सभाएं होती थी, उनमें कौन हिस्सा नहीं लेता था? याद रखना, स्त्रियां हो गई, दास हो गई, और जो कर्मकार होते थे वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बाद में बात करते हैं बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन भी मिलता है, किसमें? बौद्ध साहित्य में।
नेक्स्ट यहाँ पे ये जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। सबसे पहला ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी संघ का ये जो वर्णन है वो दिग निकाय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दिग निकाय से। वज्जी संघ के बारे में पूछ ले तो ये दिग निकाय से लिया गया है। और दिग निकाय में किसका वर्णन है, किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि दिग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले ये लिखा गया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना सबसे पहले। तो ये जो वज्जी है ये जो इसका वर्णन है कहाँ से लिया है? दिग निकाय से। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। बात करते हैं अजात शत्रु की और वज्जी संघ की। तो अजात शत्रु जो है वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित भी होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण या फिर नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, पारंपरिक जो नियम है पहले से बनाए गए नियम उनका पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पे ध्यान देते रहेंगे। तब तक वज्जी संघ क्या करेगा? जो है उन्नति करता रहेगा। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे वज्जी में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कोई भी नहीं करेगा, उनको बंधक भी नहीं बनाएगा। शहर और गांव में जो चैत्य हैं उनका रखरखाव करेंगे, विभिन्न जो मतावलंबी संत हैं उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने के ऊपर भी कोई भी रोक नहीं लगाएगा। तभी क्या होगा? वज्जी उन्नति करेंगे। ये सारी चीजें शामिल की गई। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं कई जो शक्तिशाली राजा थे इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण या संघ पे विजय प्राप्त कर ली। तो लास्ट में किसने जो है गण और संघ पे विजय प्राप्त की? तो गुप्त शासकों ने की थी। किसने की थी? गुप्त शासकों ने गण या संघ पे विजय प्राप्त कर ली, उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 में, यानी लास्ट चैप्टर में। उसके बारे में बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसको बोलते थे प्रजातंत्र या गणतंत्र। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं होते थे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पे निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 बार। और इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे और इनकी एज पूछ ले तो 30 साल के ऊपर के सभी पुरुष पूर्णतः उनको नागरिकता प्राप्त होती थी इस सभा में शामिल होने की। शासन के कई पदों पे नियुक्तियां यानी कि लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था, नागरिक होने का दर्जा औरतों को नहीं मिलता था। व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, इसके रूप में एथेंस में रहने या फिर काम करने वाले बहुत से विदेशी होते थे, उनको नागरिकता नहीं मिली थी। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और जो कार्यशालाओं में काम करने वाले दास थे उनको भी नागरिकता नहीं मिली थी। यानी कि 30 से ऊपर के पुरुषों को नागरिकता मिली थी, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया था इन्होंने। पुरुषों में अगर व्यापारी होते, शिल्पकार होते जो एथेंस में रहने वाले थे, रहने काम करते थे लेकिन विदेशी थे, उनको भी नागरिकता नहीं मिली थी। साथ ही खदानों, खेतों, घरों में या कार्यशाला में काम करने वाले जो दास होते थे उनको भी नागरिकता नहीं मिली थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ओके, नेक्स्ट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, इतना ही था इसमें। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें हमने गण संघ के बारे में कर लिया, सबसे जरूरी चीजें महाजनपद के बारे में की हैं। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 8-10 क्वेश्चन है जो कि लास्ट में मैंने ऐड कर लिए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि कहीं कुछ हमने स्किप तो नहीं कर दिया, छोटा सा ही चैप्टर था कि ओके। महाजनपदों के बारे में भी हमने कर लिया और जनपदों के बारे में भी हमने कर लिया। यहाँ से वर्ण व्यवस्था भी समझ ली है। फिर आते हैं हम ऊपर। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ से हुआ था कि कुछ जो शासक किस प्रकार से बनने स्टार्ट हुए थे। तो ये था चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 के एनसीईआरटी का। कल हम करेंगे चैप्टर 6। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अश्वमेध जो यज्ञ था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। सबसे पहला कथन है यहाँ पे कि राजा का सारथी ही युद्ध क्षेत्र में उसका सहचर होता था। तो ये बात हमने पढ़ी है कि राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, सही है। राजा के जो सगे संबंधी या फिर विशेष करके उसकी रानी और पुत्र होते थे
उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान वगैरह करने पड़ते थे। तो ये बात भी हमने पढ़ी है, तो इस संदर्भ में विचार करना है तो दोनों ही बातें सही होंगी। राजा का सारथी उसका सहचर होता था युद्ध में, और राजा के जो सगे संबंधी होते थे तो वो क्या करते थे, रानियां हो गई, उसके पुत्र हो गए, उनको भी अनुष्ठान करने पड़ते थे। महिलाओं को और जो शूद्र श्रेणी के जो दास वगैरह होते थे उनको शामिल नहीं नहीं करते थे। बाकी के जो होते थे क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय वर्ग के जो अन्य राजा हो गए, शामिल होते थे यज्ञ में, और उनका काम सिर्फ ये था कि जो यज्ञ हो रहा है उसको देखना, और उनको राजा के लिए उपहार लेकर के आते थे। ये सारी चीजें शामिल हैं, तो ये दोनों ही सही होंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे दिया भी गया है, मैंने इसको हाइड कर दिया था। सेकंड यहाँ पे आ जाता है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। कौन सा कथन जो होगा वो गलत बताना है आपको, यानी कि नेगेटिव पूछा है। सबसे पहला है कि वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पे होने लगा था। तो ये हमने किया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जन्म के आधार पे बांट दिया था। पुरोहितों ने क्या किया था कि जो जन्म पुरोहित के घर में यानी ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर किसी बच्चे ने शूद्र के घर में जन्म लिया तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी कि जन्म के अकॉर्डिंग, जन्म के आधार पे वर्णों का निर्धारण होता था, सही है। बाद में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार, महिलाओं को और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ये गलत हो जाएगा। पुरोहितों ने समाज को 4 भागों में बांटा था, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। यानी कि अनुष्ठान करने के अधिकार किसको प्राप्त थे, क्षत्रिय को भी था और वैश्य को भी था, शूद्रों को नहीं था। सिर्फ शूद्र और जो होते थे महिलाएं, उनको दोनों को ना तो ये वेदों का अध्ययन करने का कोई भी अधिकार मिला था और ना ही यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करने का। तो इसमें असत्य पूछा है, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, महाजनपदों के जो राजा होते थे उनके द्वारा किलेबंदी करने का मुख्य कारण क्या था। वो किलेबंदी क्यों करते थे, चारों तरफ किलेबंदी क्यों करते थे। अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा करना चाहते थे, इसीलिए। बिल्कुल सही बात है। किले के अंदर रहने वाले लोगों पे नियंत्रण नहीं रखना चाहते थे। उनके ऊपर नियंत्रण रखना मतलब आसान हो जाता था, लेकिन सिर्फ उसी मोटिव से वो किलेबंदी नहीं करवाते थे। सीमित संसाधनों के कारण छोटी दीवारें बनाई जाती थी, ये बात भी नहीं होगी। इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करते थे, किलेबंदी करवाते थे। तो इसका सही आंसर यही होगा सेकंड, यानी कि बी, हाँ ए होगा इसका सही आंसर, अन्य राजाओं से सुरक्षा पाने के लिए। उसके बाद में आती है प्राचीन काल में जो टैक्स लगाया गया था उसको भाग बोलते थे, और उसका तात्पर्य क्या है, यानी कि उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाग का। व्यापारियों पे लगाया गया सीमा शुल्क, उपज का 1/6 हिस्सा जो किसानों से लेते थे, यानी कि किसानों से जो हिस्सा लेते थे उसको क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। और ये भी पूछ लेगा कि कितना हिस्सा लिया जाता था किसानों से, तो 6ठा भाग लिया जाता था उपज का। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में हुए जो बड़े परिवर्तन है, 2 परिवर्तन, उनके संबंध में कौन सा सही मेल यहाँ पे दिया गया है। तो लकड़ी के फाल का प्रयोग और बीजों का छिड़काव। तो लकड़ी के फाल का प्रयोग यानी कि बीजों का जो छिड़काव था वो चेंज हो गया था, ये सही नहीं है। लकड़ी के फाल की जगह लोहे का फाल उपयोग करने लगे थे, और बीजों के छिड़काव की जगह रोपण करने लगे थे। पहले बीजों का छिड़काव करते थे तो कम जो है पौधे जीवित रहते थे, बाद में उनको अलग जगह के यानी कि रोपण करने लगे थे धान का, तो क्या होते थे, अच्छी फसल होती थी। फिर लोहे के फाल का प्रयोग करते और धान के पौधों का रोपण करते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। सिंचाई के लिए केवल वर्षा पे डिपेंड नहीं करते थे, खेतों को खाली छोड़ने की भी परंपरा नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे देखो लोहे का जो फाल है उसका प्रयोग करते और धान के पौधे का रोपण करते थे। लोहे से जुताई आसान हो गई थी और रोपण से पैदावार ज्यादा अच्छी होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे है 6, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे कौन सा भौगोलिक कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था, नेगेटिव पूछा है। गंगा और सोन जैसी नदियों का प्रवाह, वहां पे गंगा और सोन जैसी नदियां प्रवाहित होती थी तो अच्छी खेती के लिए बढ़िया थी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। फिर लोहे की खदानों की उपलब्धता, लोहे की खदानें उपलब्ध थी वहां पे, और साथ ही साथ क्या थी, औजार वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा।
क्षेत्र में हाथी भी थे सेना में शामिल करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देकर के सेना में शामिल करते थे, तो ये भी हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो समुद्र तट से निकटता नहीं थी, समुद्र आसपास नहीं था मगध के, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मगध जो था वो एक स्थल रुद्र क्षेत्र था, लैंडलॉक्ड। इसकी शक्ति नदियों या फिर जंगलों पे आधारित थी, ना कि किसी समुद्र पे। फिर आ जाते हैं 7 नंबर पे, वज्जी संघ की जो शासन व्यवस्था है मगध से किस प्रकार से भिन्न थी। जो वज्जी संघ की शासन व्यवस्था है मगध से किस प्रकार से भिन्न थी, तो वज्जी में केवल एक ही राजा शासन करता था। वज्जी में सभाएं होती थी, सभाओं में सभी व्यक्ति राजा कहलाते थे, कोई भी एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे शासक सभाओं में बैठ के चर्चा के माध्यम से निर्णय लेते थे, यही बात यहाँ की सही हो जाएगी वज्जी से लेकर के। फिर वज्जी में कोई भी सेना नहीं थी, तो सेनाएं होती थी, और वज्जी के शासक यज्ञ नहीं करते थे, वो यज्ञ भी करते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या होता था कि सभी सभाओं में बैठ करके निर्णय लेते, कोई भी काम होता, कोई भी फैसला लेना होता, सभी आपस में मिलजुल करके फैसला लेते थे। संघ में सामूहिक निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा 8 क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथ जो है दिग्निकाय, उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले ये प्राचीन जो है प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ नहीं, ये बौद्ध ग्रंथ है, हमने अभी किया था लास्ट में, बौद्ध ग्रंथ है, दिग्निकाय में बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें केवल मगध के राजाओं की वंशावली है, बिल्कुल नहीं, और इसकी रचना संस्कृत में नहीं प्राकृत में हुई है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान दिए गए इसमें बुद्ध के व्याख्यान से रिलेटेड है, और इसका सही आंसर है कि इसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। ये ग्रंथ बुद्ध की शिक्षा और वज्जी जैसे संघों के वर्णन का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 9, लगभग 2300 साल पहले सिकंदर ने भारत की किस नदी तट पे पहुंचने के बाद में आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो सिकंदर आए थे व्यास नदी तक, उसके बाद में सेनाओं ने मगध की तरफ आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि मगध में जो है सेनाएं थी, हाथियों की सेना थी, तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे कारण भी थे कि मगध शक्तिशाली है, यहाँ के राजा शक्तिशाली हैं, तो इसी वजह से जो यहाँ की सेना थी सिकंदर की वो पीछे हट गई थी। फिर लास्ट का है यहाँ पे गण या संघ के पतन के संदर्भ में, यानी कि गण और संघ का पतन जो हुआ था लास्ट में, तो लगभग 1500 साल पहले इनको अंतिम रूप से किसने जीता था। तो अंतिम रूप से जीतने वाले थे गुप्त शासक, हमने किया था कि गुप्त शासकों ने इसको लास्ट में जीता था, शामिल कर लिया था अपने राज्य में, तो ये हो जाएगा गुप्त शासक। इन्होंने क्या किया था, गण या संघों को जीत के अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये थे 10 क्वेश्चन इसकी चैप्टर नंबर 5 की। ऐसे ही डेली आपको क्लास मिलेगी, पहले आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इसी तरह से आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। फिर पीवाईक्यू अलग से भी मैं आपको भेज दूंगी ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी सारी जो पीडीएफ वगैरह होंगी, तो फॉलो कर लीजिए, या आपको जितने भी नए बच्चे हैं सीटेट के लिए। और ये क्लासेज अगर किसी एचटेट वाले स्टूडेंट ने देखी है तो एचटेट वालों के लिए जरूरी है ये क्लासेस देखना। हमने प्रैक्टिस की थी पीवाईक्यू की, उसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो 6 to 8 के एनसीईआरटी से आते हैं, तो आपको इसका रिवीजन भी करना होगा, 6 to 8 का रिवीजन भी करना होगा। सीटेट वाले एचटेट वाली क्लास भले ही मत देखना, लेकिन एचटेट वाले बच्चों को 6 to 8 की भी करनी ही पड़ेगी। और फिर 9th 10 मैंने कंप्लीट करवा दी है, मैराथन भी करवा दी है एचटेट के लिए, इतना सारा जो है कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है कि ये भी कर लिया ना तो भी आपके 45-50 प्लस आपके नंबर बन जाएंगे, अच्छे से कर लिया। तो कल मिलते हैं, और सीटेट की क्लास आपको डेली 6 PM मिलेगी, आपको डेली 6 बजे सीटेट की क्लास मिलेगी, और डेली 8 या 9 बजे आपको एचटेट की क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं जो आपकी एचटेट की क्लास होने वाली है उस टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।